हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। इस सीरीज से आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज से हम लोग कंप्लीटली टारगेट कर रहे हैं बीपीएससी 70वें एग्जाम को। इस वीडियो में, इस क्लास में आपको पूरा करंट अफेयर, पिछले एक साल का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है बीपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सारा आपको एक ही सीरीज में मिलेगा। हाँ, इसमें जितना, जैसे कि आज के सीरीज में हम लोग साइंस, टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष पार्ट को ले रहे हैं, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया क्यों जाता है। ये मनाने की प्रथा पिछले साल से ही शुरू हुई है, जब हमारा चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ था चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पे। तो चंद्रयान 3 के बारे में आप सभी जानते हैं। चंद्रयान 3 जो है पिछले साल 23 अगस्त को लॉन्च हुआ था। ये चंद्रयान 3 का ये मॉडल है और चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां, जैसे कि जिस जगह पे चंद्रयान 3 उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। शिव शक्ति पॉइंट। भारत में अंतरिक्ष से संबंधित जितना भी कार्यक्रम है उसको पूरा करवाना इसरो की जिम्मेदारी होती है, यानी कि इसरो जो है अंतरिक्ष के मामले में भारत का केंद्रीय संगठन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, सोमनाथ अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ये चंद्रयान 3 का मॉडल है, जिसमें विक्रम लूनर लैंडर आपको दिख रहा होगा। यही प्रज्ञान रोवर है जो लैंडर से निकल करके, जब ये लैंडर चंद्रमा की सतह पे स्टैब्लिश हुआ था, टिका था, उसके बाद ये रोवर जो है बाहर निकल करके और ऑब्जर्व किया था, चांद के सतह का ऑब्जर्वेशन किया था। भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पे पहुंचने वाला पहला ऐसा देश है। तो चंद्रयान 3, ये फिर से वापस हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को ये शुरू हुआ और 23 अगस्त को हर साल जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसी दिन से इसकी शुरुआत हो गई है। दूसरा, आप लोग जान गए होंगे शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट जो है क्या है? जहां पे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 2019 में। हमारा चंद्रयान 2 गया था, वो किन्हीं कारणों से उसका संपर्क टूट गया और वो चंद्रमा पर लैंड नहीं हो सका था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला NVS 01 क्या है? NVS 01, NVS अगर इसका फुल फॉर्म यदि आपको पता होगा तो आपको इजिली ये बन जाएगा, मिसाइल नेविगेशन सैटेलाइट फाइटर जेट कोई नहीं। तो NVS जो है, NVS नेविगेशन सैटेलाइट को बोला जाता है। NVS का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट। तो देखिए, हर दुनिया का हर देश जो है अपना अपना एक नेविगेशन नेटवर्क चाहता है। जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको कोई रास्ता मालूम नहीं है, तो आप गूगल मैप की सहायता लेते हैं। कई बार अपने दोस्तों से कहते हैं कि जीपीएस ऑन कर लेते हैं, पुलिस भी जीपीएस को ट्रैक करती है। तो जीपीएस क्या है? एक नेविगेशन नेटवर्क है, यानी कि संचलन, जिसके सहारे रास्ता ढूंढा जा सकता है। तो जितने भी विमान वगैरह हैं उस सब में भी जीपीएस, ये संचलन सिस्टम लगा होता है, नेविगेशन सिस्टम लगा होता है। लेकिन भारत में जो यूज हो रहा है अभी तक, जो अधिकांश जगह यूज होता है, वो जीपीएस सिस्टम है। उसका नाम जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और ये अमेरिका का है। ये नेविगेशन सिस्टम जो है अमेरिका का है। अब आप इस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि यदि युद्ध होगा, मान लेते हैं किसी देश के साथ हमारा युद्ध होता है, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा भविष्य में कभी युद्ध हुआ, वैसे कंडीशन में अमेरिका यदि ये सुविधा बंद कर दे, जीपीएस सिस्टम को बंद कर दे, अपना जीपीएस सिस्टम बंद कर दे, तो क्या हमारे फाइटर जेट्स पाकिस्तान पे सही जगह पे बम गिरा पाएंगे? नहीं। इसलिए भारत भी जो है अपना नेविगेशन नेटवर्क बना रहा है और ऑलमोस्ट बना चुका है। हमारा जो नेविगेशन नेटवर्क है उसी सीरीज का ये नेविगेशन सैटेलाइट था NVS 01, जिसको श्रीहरिकोटा से जो है 29 मई को लॉन्च किया गया था। ये नेविगेशन सिस्टम को बढ़ावा देगा। ये जो है सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट है,
नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन, यानी नाविक जो है, नाविक हम लोग जानते हैं कि समुद्री जो नौवहन है, नौ संचलन है, उसको सुगम बनाने के लिए ये परिवहन सिस्टम को क्रिएट किया गया था और इसी को वाइडर फॉर्म में और बढ़ाने के लिए जो है NVS 01 को जो है लॉन्च किया गया। NVS 01 की खासियत है कि ये 20 मीटर की सटीकता तक सही जगह बताता है कि यहाँ ये स्थान है, यहाँ ये स्थान है, ठीक है। और इसका जो ये टाइम है 50 नैनो सेकेंड, 50 नैनो सेकेंड के भीतर ये अपने आप को अपडेट कर लेता है कि यहाँ पे ये चीज है, ऑब्जर्व करके तुरंत ही बता देता है कि यहाँ पे, जैसे कि आप GPS के सहारे, गूगल मैप के सहारे कहीं जा रहे हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ब्लू है यानी कि वहां पे रेड है यानी भीड़ भाड़ वाली जगह है, ब्लू है यानी कि जा सकते हैं, ग्रीन है जा सकते हैं। तो इसी तरह से जो है ये NVS सैटेलाइट जो है 50 नैनो सेकेंड तक जो है इसको अपना अपडेट कर लेता है और 20 मीटर की सटीकता के साथ ये रास्ता बताता है, नेविगेट कर सकता है। तो हमारे फाइटर जेट्स को, हमारे समुद्री जहाजों को जो है इस सिस्टम के सहारे आगे बढ़ने में, चलने में सहायता होती है। तो ये इसलिए इंडिया भी जो है अपना नेविगेशन सिस्टम मजबूत कर रहा है। तो ये मिसाइल नेविगेशन सिस्टम हो सकता है या यहाँ पे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी होता तो ये हो सकता था। ये सैटेलाइट नेविगेशन है NVS 01, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत के आदित्य L1 मिशन, यहाँ पे L1 होना चाहिए। L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसे 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 के बारे में आप लोग सब लोग सुने होंगे। आदित्य L1 जो है सूरज से संबंधित, हमारा जो है सूरज मिशन है, सौर मिशन है। ये सूरज के स्टडी के लिए, सूरज के स्टडी के लिए जो है हम लोगों ने इस मिशन को भेजा है। इसका नाम है आदित्य L1। अब आदित्य L1 में L1 क्या है ये भी बहुत ही रोचक है। L1, L का फुल फॉर्म यहां पे लैग्रेंजियन पॉइंट है। लैग्रेंजियन पॉइंट, लैग्रेंजियन वह बिंदु है जो सूरज और धरती के बीच में होता है और यहां पे यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो दोनों के ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो बिंदु यहीं पे, वो ऑब्जेक्ट यहीं पे स्थिर हो जाती है। यानी कि ना वो सूरज की तरफ बढ़ेगी और ना वो पृथ्वी की तरफ बढ़ेगी, वो वहीं पे स्थिर हो जाती है। वैसे बिंदु को लैग्रेंजियन बिंदु कहते हैं और इसी में से एक बिंदु लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे इस मिशन को भेजा गया है, ठीक है। इसलिए इसका नाम जो है आदित्य L1 रखा गया है। इसे PSLV से भेजा गया है, श्रीहरिकोटा से। इसमें 400 kg का पेलोड है, ठीक है। प्रश्न पे वापस से आते हैं। इसे 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, ये एकदम सही है। यह भारत का दूसरा सूरज मिशन है, यह भारत का दूसरा सूरज मिशन है। यह गलत हो जाएगा, यह भारत का पहला सूरज मिशन है, पहला सौर मिशन है। लास्ट है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु 1 पर रहेगा। अभी ये मैंने बताया L1 का फुल फॉर्म लैग्रेंजियन बिंदु है, लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर रहेगा, इसलिए इस मिशन का नाम भी आदित्य L1 रखा गया है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ये रहेगा। तो तीनों में जो है पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला एवं तीसरा सी हो जाएगा, आदित्य L1। इसके बारे में भी सब लोग जान गए हैं। आदित्य L1 के बारे में, ये भारत का पहला सौर मिशन है, सूरज के स्टडी के लिए जो है इसको भेजा गया है। अभी तक कई डिटेल्ड फोटोग्राफ इसने सूरज से बारे में भेजे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य ही सौर मिशन है और सूरज के कारण क्या हमारे वातावरण पे प्रभाव पड़ रहा है, इस सब का भी जो है डिटेल स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन। इसके बाद भविष्य में अन्य भी जो लैग्रेंजियन बिंदु है, लैग्रेंजियन बिंदु आप समझ गए होंगे, पृथ्वी और सूरज के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे जाने के बाद आप भी वहां पे जाइएगा तो वहां पे स्थिर हो जाइएगा, ना आप सूरज की तरफ बढ़ सकते हैं ना पृथ्वी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो भविष्य में भी और भी जो बिंदु है वहां पे भेजे जा सकते हैं ताकि हम लोग को डिटेल्ड अध्ययन किया जा सके सूरज का। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं भारत के एक्सरे पॉलीमीटर उपग्रह के बारे में क्या सही है। इसका मुख्य उद्देश्य आकाशीय पिंडों से एक्सरे का अध्ययन करना है, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करना है। तो ये
एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म एक्सपोसैट है, एक्सपोसैट, इसको भेजा गया है मेनली कि जितना भी आकाशीय पिंड है, सेलेस्टियल पिंड है, इस सब से जो रेज निकल रही है उसमें एक्सरेज भी है, और उसके स्टडी के लिए इसको भेजा गया है। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्स। जितने भी आकाशीय पिंड है उस सब से एक्सरे निकल रहा है, और उसी एक्सरे को अध्ययन करने के लिए जो है एक्सपोसाइट को भेजा गया। एक्सपोसाइट का फुल फॉर्म होता है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। और इसका एक दूसरा काम भी है कि जितना भी ब्लैक होल है, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे का जो है, हम लोग तारे के स्टेप्स के दौरान ये सब पढ़े थे कि न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, तो इस सब के बारे में डिटेल स्टडी करना। तो वापस से आते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य आकाशीय पिंडों के एक्सरे का अध्ययन करना, सही है। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करना, ये भी सही है, यानी कि 1 एवं 2 जो है दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस कंपनी के साथ GSAT-20 के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो GSAT के बारे में थोड़ा सा हम लोग अगर जिक्र करें तो GSAT-20 जो है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सैटेलाइट भी आप लोग कई प्रकार के न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन कहते ही इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो मेन उद्देश्य होगा वो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, यानी कि आपका जो इंटरनेट कभी स्लो चलता है कभी फास्ट चलता है, तो इस गैप को खत्म करने के लिए ये सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। आपका जो बात करने में नेटवर्क इश्यू होता है, इसी चीज को खत्म करने के लिए सैटेलाइट को भेजे जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-20, और इसको भेजा गया है स्पेस एक्स से। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्पेस एक्स इलॉन मस्क की कंपनी है, इलॉन मस्क। और स्पेस एक्स का जो फेवरेट रॉकेट है जिसका नाम है फैल्कन, फैल्कन सीरीज का रॉकेट है, और उसी से जो है स्पेस एक्स ज्यादातर सैटेलाइट्स को ले जाता है। चलिए तो स्पेस एक्स के बारे में जान गए, इलॉन मस्क की कंपनी है। इसी तरह से जैक्सा जो है जापान की ये अंतरिक्ष कंपनी है। ESA यूरोपियन एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और नासा हम लोग जानते हैं कि ये अमेरिका का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। स्पेस एक्स इंडिया इसरो कोलैबोरेशन विद स्पेस एक्स फॉर GSAT-20 सैटेलाइट लॉन्च, देख ही रहे होंगे स्पेस एक्स के लिए है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत का पहला निजी सब मीटर रेजोल्यूशन निगरानी उपग्रह कौन सा है? निगरानी उपग्रह, देखिए इस सीरीज में आज के क्लास में हम लोग कंप्लीटली जो है अंतरिक्ष से संबंधित और साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित सारे प्रश्नों को, सारे करंट अफेयर को ले रहे हैं। इसका जो भी PDF होगा आप इसके टेलीग्राम चैनल पे जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पहला निजी प्राइवेट सब रेजोल्यूशन निगरानी उपग्रह, निगरानी उपग्रह ज्यादातर गवर्नमेंट रिलीज करती है ताकि जो है ऊपर से किसी भी तरह के इंट्रूजन को, यानी कोई देश यदि हमला करने वाला है या कोई देश जमीन कैप्चर कर रहा है, तो इस सब चीज पे जो है निगरानी रखा जा सके, अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इस बार जो है एक प्राइवेट कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। प्राइवेट कंपनी कौन सा है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, TSAT-1, ठीक है, ये टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया, टाटा सन्स एडवांस सिस्टम, TASL के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये सेम स्पेस एक्स के फैल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ 11 अन्य सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया था, जिसमें से ये TSAT-1A भी है। इसका नाम है TSAT-1। ये भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया गया निगरानी उपग्रह है। तो जब भी भारत का पहला वाला होगा तो वो एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं कि जितने भी पहली चीजें हैं, करंट अफेयर का मतलब हुआ सबसे नया, तो नया में क्या है, तो जितनी भी पहली चीज है उसको आप प्रायोरिटी दीजिए, उसको आप याद करके रखिएगा कि भारत का पहला निजी सब मीटर रेजोल्यूशन उपग्रह कौन सा है, निगरानी उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है TSAT-1A। और ये टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया। इसको छोड़ा गया है कि कहां से, फ्लोरिडा के
कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, और वहां पे है स्पेस एक्स का ऑफिस, और स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से इसको रिलीज किया गया है। तो इसका इजीली आप आंसर दे सकते हैं, निम्नलिखित में से भारत का पहला निजी सब मीटर रेजोल्यूशन निगरानी उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा टीसैट 1A। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो टाटा कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है गगनयान से रिलेटेड। हम लोग जानते हैं कि मिशन गगनयान जो है पहला मैन ये सिस्टम है, पहला जो है मैन मिशन है, ह्यूमन मिशन है भारत का मिशन गगनयान। इसमें जो है काफी सारे अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जो किस तरह से मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, क्योंकि भारत अभी तक अंतरिक्ष में अपने किसी मिशन को नहीं भेजा हुआ है। इसमें पहले रॉबर्ट्स वगैरह को भेजा जाएगा, फिर ह्यूमन को भेजा जाएगा। इसका जो रिलीज डेट है वो 2025 तक जो है इसको लॉन्च करने की योजना थी, 2025 तक। और अभी हाल ही में न्यूज में इसलिए है कि अभी हाल ही में जो है एक सिस्टम का ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, जिसमें मान लेते हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति में यदि गगनयान ऊपर जा रहा है और आपातकालीन स्थिति आ गई, तो जो ह्यूमंस रहेंगे उसका जो मॉड्यूल्स रहेगा वो मेन मिशन से अलग होकर के वापस पृथ्वी पे आ सकता है। इसको TVD-1 मिशन कहते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इसका देखते हैं, इसे 2025 तक लॉन्च करने की योजना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट को चुना गया है, 4 आदमी को इसमें चुना गया है, जिसमें प्रशांत विनायक अंगद, प्रताप अजीत कृष्णा, सुधांशु शुक्ला, ये 4 आदमी हैं। प्रशांत विनायक, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णा, सुधांशु शुक्ला, ये गगनयान के लिए जो है ये चुने गए हैं। इसको इन यात्रियों को व्योमनट भी कहा जाता है। व्योम का मतलब होता है आकाश, इसे व्योमयान भी कहा जाता है। व्योम का मतलब ही होता है आकाश। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानकारी ले ले। गगनयान जो है इसका जो अनाउंसमेंट हो गया था 15 अगस्त 2018 को ही अनाउंस हो गया था, और 2024-25 में यानी कि 25 जो है इसका लास्ट टाइम है इसको लॉन्च करने का। इसे GSLV Mark 3 से लॉन्च किया जाएगा। इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। व्योम नट्स कहा जाता है। व्योम का मतलब होता है आकाश, संस्कृत में व्योम का मतलब आकाश होता है। इंडिया जो है अगर सक्सेसफुली ह्यूमन को भारत भेज पाएगा अगर, और निश्चित भेज ही पाएगा, ये चौथा कंट्री हो जाएगा। रसिया, US, चाइना के बाद चौथा कंट्री भारत होगा जो अपने यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज पा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला पुष्पक क्या है? पुष्पक, अगर हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला पुष्पक क्या है? यदि आप लोग महाभारत या रामायण पढ़े होंगे तो उसमें आपको जिक्र मिला होगा पुष्पक विमान का। पुष्पक विमान का क्या काम था? जब राम जी वापस अयोध्या आ रहे थे रावण को मार करके, तो उसी पुष्पक विमान में वापस आए थे। गौर कीजिएगा, वापस आए थे, और इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम, इस विमान का नाम पुष्पक विमान रखा गया है। पुष्पक, पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, RLV, ये एक RLV है, यानी कि इसको दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है। इलॉन मस्क फाल्कन 9 रॉकेट को इसलिए बार बार यूज कर रहा है क्योंकि उसका रॉकेट रीयूजेबल है, सेम उसका जो यान है रीयूजेबल है। उसी तरह से इस व्हीकल को बनाया गया है जिससे सैटेलाइट वगैरह को अंतरिक्ष में छोड़ करके फिर से ये यान जो है वापस धरती पे आ सके, और इसका जो है सफल प्रयोग किया जा चुका है, और भारत जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसरो के द्वारा इसको मल्टीपल टाइम यूज के लिए, मल्टीपल टाइम इसको यूज किया जा सके, इसके लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेस मिली। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत जो है लगभग 2030 तक RLV का प्रयोग करना शुरू कर देगा। तो वापस हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला पुष्पक क्या है? तो गगनयान लॉन्च व्हीकल नहीं है। पुनः प्रयोग योग प्रक्षेपण यान एकदम सही है। निगरानी उपग्रह नहीं है, मौसम उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो पुनः प्रयोग योग प्रक्षेपण यान यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV है, ये RLV।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला गैया BH3 क्या है? गैया BH3, गैया BH3। तो देखिए हमारा जो आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे, आप सभी जानते होंगे मिल्की वे। और इस आकाश गंगा में अभी हाल ही में सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा गया है, ठीक है, कृष्ण तारा खोजा गया है और इसी ब्लैक होल का नाम दिया गया है गैया BH3। इस ब्लैक होल का नाम दिया गया है गैया BH3। तो एग्जाम में यदि आता है कि हमारे आकाश गंगा का अब तक खोजा गया सबसे बड़ा का कृष्ण तारा कौन सा है, तो नाम हो जाएगा गैया BH3। ये जो गैया BH3 है ये एक्विला नक्षत्र के पास पाया गया है। एक्विला नक्षत्र, एक्विला नक्षत्र क्या है? पहले तो नक्षत्र क्या होता है, तो नक्षत्र तारों का एक समूह है, तारों का एक समूह है। हमारे वेदों में इस चीज का जिक्र काफी पहले किया गया था, कितने नक्षत्र होते हैं और नक्षत्र में किस नक्षत्र में क्या होता है, रोहिणी नक्षत्र है और भी कई सारे नक्षत्र है, इस सब के बारे में जिक्र किया गया है। तो एक्विला नक्षत्र में गैया BH3 को पाया गया है। तो ये क्या है गैया BH3? उपग्रह नहीं है, प्रक्षेपण यान नहीं है, आकाश गंगा नहीं है, ये क्या है? ब्लैक होल है, कृष्ण तारा है, ये कृष्ण तारा। आप देख सकते हैं ये ब्लैक होल के एक तस्वीर टाइप का लिया गया, लेने का प्रयास किया गया था। गैया BH3 द डोरमेंट ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी, हम लोग के आकाश गंगा में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल है ये गैया BH3। इसे किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? यूरोपियन एजेंसी के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। इस मिशन का नाम था गैया मिशन। जब रिसर्च किया गया तो देखा गया कि इस ब्लैक होल के पास एक तारा है जो डगमगा रहा है, यानी कि उसे कोई शक्ति जो है खींचने का प्रयास कर रही है। और इसी पे रिसर्च गया, इसी पे गैया मिशन बनाया गया ESA के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और ये रिसर्च कामयाब भी हुआ, एक ब्लैक होल का पता लगा। तो आपके दिमाग में ये चीज आ गया होगा, गैया BH3 हमारे आकाश गंगा मिल्की वे का खोजा गया सबसे बड़ा कृष्ण तारा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में क्लाउड और एरोसेल के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया अर्थ केयर उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? क्लाउड जानते ही हैं, बादल, और एरोसेल क्या होता है? एरोसोल। तो एरोसोल जो है छोटे छोटे कण होते हैं। हम लोग जब सांस लेते हैं, हम लोग क्यों कहते हैं जो दिल्ली मुंबई का जो है बहुत ही हालत खराब है, वहां का वातावरण काफी दूषित है, तो वहां की हवा में छोटे छोटे कण हैं जिसको स्मॉल पार्टिकल्स कहते हैं। तो वायुमंडल में भी कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं। और इसी चीज के अध्ययन के लिए क्लाउड और एरोसोल, इसी वायुमंडल में इसी चीज के अध्ययन के लिए अर्थ केयर उपग्रह, नाम से यह स्पष्ट है, अर्थ केयर, इसे लॉन्च किया गया था। और इसे लॉन्च करने का काम जो है ये नासा के द्वारा किया गया था, अर्थ केयर, नासा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाल ही में चांद के नमूने एकत्र कर वापस लाने वाला चैंग E6 यह किस देश से संबंधित है? तो जैसे हम लोगों ने चंद्रयान 3 भेजा था, उसके बाद जो है एक देश जो है काफी उतावला था कि वो भी कुछ ऐसा करे ताकि दुनिया की नजर में आए, और उस देश ने जो है चैंग E6 भेजा। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो देश कौन सा होगा? तो निश्चित है वो देश जो है चीन था। वो चैंग E6 नाम से एक रोबोटिक मिशन को भेजा चांद पे, और ये भी अपने आप में साइंस में और चाइना का भी योगदान है। इसने जहां पे भेजा है वो सबसे दूरस्थम बिंदु है चांद पे, और वहां तक अभी तक सिर्फ चाइना ही पहुंच पाया है उस क्रेटर तक। वहां पे पहुंच करके और वहां से जो है चांद के मिट्टी का कुछ नमूना एकत्र किया गया और फिर वो वापस आ गया। तो चैंग E6 कोई मानव मिशन नहीं, एक रोबोटिक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था चाइना के द्वारा। ये चाइना के स्पेस एजेंसी CNSA के द्वारा, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। तो चैंग E6 जो है किस देश से संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाल ही में हाइड्रोन परियोजना की घोषणा करने वाला अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? तो हाइड्रोन परियोजना क्या होता है? तो जितना भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए चाहिए कि काफी सारे सैटेलाइट का एक समूह हो जिसके कारण जो है नेट कनेक्टिविटी काफी फास्ट हो, और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं जिसके बारे में मैंने बताया है। तो ये जो हाइड्रोन परियोजना है, ये हाइड्रोन परियोजना ESA यूरोपियन
द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें एक नेटवर्क और कंप्यूटर होगा, नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स होगा। काफी सारे सैटेलाइट्स को जो है ईएसए 2027 से 29 के बीच में एक चरणबद्ध ये रूप में ये लॉन्च करेगी, जो इसके इलाके में जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह को सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। इसकी इमेज आप लोग देख रहे होंगे, ईएसए का ये हाइड्रोन मिशन है, हाइड्रोन परियोजना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नासा ने मौसम की निगरानी के लिए 4 उपग्रह की श्रृंखला में अंतिम उपग्रह लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है, इसका नाम है, नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। निश्चित है नासा जो है अब ज्यादातर जो है फाल्कन से ही, फाल्कन का यूज ही करता है। फाल्कन जो है स्पेस एक्स का रॉकेट है, इसका यूज करके ही अपने सैटेलाइट को ज्यादातर लॉन्च करता है। तो इस मिशन है, इस सैटेलाइट का नाम है गोज-यू, इसका नाम है गोज-यू। ये मौसम कंप्लीटली जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर की निगरानी के लिए, जो किस तरह से मौसम बदलेगा, कब सूखा होगा, कब बाढ़ आएगा, कब क्या मौसम परिवर्तन हो रहा है, उस सब के अध्ययन के लिए है। तो इसका जो एक निकनेम भी है गोज 90, इसी गोज-यू को गोज 90 भी कहा जाता है। और ये एक वेदर सैटेलाइट है, ये 4th सैटेलाइट है, यानी कि 3 सैटेलाइट ऑलरेडी जो है इसके कक्षा में जा चुके हैं, ये 4th सैटेलाइट है। और ये नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये अमेरिका का, उसके द्वारा संचालित है, उसके द्वारा पूरी तरह से इसको मॉनिटर किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत के किस संस्थान द्वारा पहले हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा की सफल स्थापना और परीक्षण किया गया? हाइपर वेलोसिटी टेस्ट टनल क्या होता है? तो इससे पहले हम लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना था, इलॉन मस्क की ही कंपनी थी, जिसका नाम, ये ट्रांसपोर्ट के एक उन्नत साधनों में से एक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे कोई ट्रेन वगैरह चल रही है तो वो सामने से आ रही है, वायु को भी काटती है, एक घर्षण होता है जिसके कारण उसका स्पीड कम होता है। लेकिन इस टनल में क्या है, ये बिल्कुल वैक्यूम रहेगा, और वैक्यूम होने के कारण इसमें घर्षण नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक है कि उसका स्पीड काफी बढ़ जाता है। तो भारत के द्वारा ये पहली बार इस तरह का परीक्षण किया गया, और इसमें इसको एकदम सही तरह से परीक्षण किया गया और सक्सेस भी मिला है। इसको टेस्ट को करने वाला है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने इस हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल का ये एक्सपेरिमेंट किया और सही भी किया, यानी कि एक टनल टाइप का बनाएगा और टनल में जो है एक पाइप नुमा, ट्रेन नुमा संरचना को गुजारेगा। टनल में कंप्लीटली वैक्यूम रहेगा, जिसके कारण इसका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ा रहेगा। इसका जो स्पीड है 3 से 10 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से इसको टेस्ट किया गया था, और ये कंप्लीटली सही भी रहा है। HET एरोडायनेमिक टेस्टिंग फैसिलिटी जनरेट्स हाई एनर्जी टेस्ट कंडीशन टू अचीव हाई स्पीड एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये यातायात के साधनों में एक बहुत ही क्रांति ला सकता है। चलिए, अक्सर समाचार पत्रों में देखे जाने वाला हैप्स क्या है? हैप्स, HAPS, हैप्स क्या है? तो हैप्स जो है, हैप्स का फुल फॉर्म होता है हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट। हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट, सीडो सैटेलाइट का मतलब है कि ये उच्च लेवल पे उड़ेगा। जैसे नॉर्मल ड्रोन, फाइटर जेट्स, ये सब जो जिस लेवल पे उड़ते हैं उससे कई ऊपर जो है ये उड़ेगा, सैटेलाइट के रेंज में उड़ेगा। और ये एक तरह का यूएवी है। यूएवी, यूएवी का फुल फॉर्म मतलब होता है अनमैन्ड, अनमैन्ड एयर व्हीकल, अनमैन्ड एयर व्हीकल, एयर व्हीकल। ठीक है, जिसमें जो है मानव रहित यान, जिसको चलाने के लिए मानव की आवश्यकता नहीं होगी, उसको जमीन से चलाया जाएगा, रिमोटली ऑपरेट किया जाएगा। ड्रोन वगैरह जितने भी होते हैं सब यूएवी में आते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल में आते हैं। तो हैप्स भी जो है एक तरह का अनमैन्ड है। इसका जो बेनिफिट है वो है कि ये महीनों तक हवा में रह सकता है, और इस पे जो पैनल आप देख रहे हैं, ये इस पे सोलर एनर्जी से ये चार्ज होता है। इस पे सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं, ये सोलर एनर्जी से चार्ज होता है, तो इसको एनर्जी की भी आवश्यकता नहीं होगी नीचे से। ये महीनों तक हवा में रह सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसलिए इस पे कई सारे देश रिसर्च कर रहे हैं, और ये हैप्स है एक तरह का यूएवी है, यूएवी। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा?
चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। हाल ही में असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया गया। यह वन्यजीव अभयारण्य किस स्थान पर है? दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो पहले हम लोग जानते हैं कि टिश्यू कल्चर लैब होता क्या है। टिश्यू कल्चर लैब का मेन जो यूज होता है कि जो वन्य जीव यानी कि जो वनस्पति, वन जीव या कोई जानवर जो लुप्त प्राय है, लुप्त होने वाला है, और मेनली इसको बनाया गया है पेड़ पौधे के लिए। तो वन में जो वन जो है लुप्त होने वाला है, जिसका बीज बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, उससे जो है टिश्यू को निकाला जाएगा। टिश्यू जानते ही हैं, जो शरीर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो सेल, और ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है टिश्यू को। टिश्यू बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाता है ऑर्गेन को, और काफी सारे ऑर्गेन मिलकर बनाते हैं ऑर्गेन सिस्टम को। यानी कि जैसे कि हमारा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे अंग लगे हुए हैं, मुंह, दांत, पेट, और बहुत सारे लीवर वगैरह, बहुत सारे अंग इसमें लगे हुए हैं। तो ये टिश्यू जो है, टिश्यू जब निकाला जाएगा और उसी से उसको डेवलप किया जाएगा, एक कंप्लीट पेड़ के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो इसी पे रिसर्च करने के लिए टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया गया है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में। तो असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य जो है दिल्ली में स्थित है। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। टिश्यू कल्चर लैब के बारे में आप समझ गए। जिस पेड़ पौधे का बीज मात्रा में, काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, उससे जो है टिश्यू ले करके उसको लैब में उसको बनाया जाएगा और फिर जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा जमीन में, जिससे कि वो पेड़ जो है जो लुप्त प्राय है उसको बचाया जा सके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में मिनी ब्रेन विकसित किया है? मिनी ब्रेन यानी कि लैब में एक ब्रेन का पार्ट्स विकसित किया, इसको मिनी ब्रेन की संज्ञा दी गई है। इसको सेरेब्रम ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। ऑर्गेन का जो छोटा पार्ट होता है उसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेरेब्रम से मतलब है कि ये मस्तिष्क से रिलेटेड चीजें हैं। तो मिनी ब्रेन जो है लैब में बनाया गया है, और ये बनाने का काम क्या है? कैलिफोर्निया के एक लैब में इसको बनाया गया है। इससे क्या बेनिफिट होगा? तो नियर फ्यूचर में ब्रेन से संबंधित चिकित्सा वगैरह में, एक्सपेरिमेंट में, रिसर्च में इसमें सहायता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टर का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि नए काकरापार परमाणु रिएक्टर जो है, जैसे आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और भारत में अभी तेज गति से जितना भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पनबिजली ऊर्जा हो, ज्वारीय ऊर्जा हो, उस सब पे भारत जो है पुरजोर तरीके से काम कर रहा है। और इसी के मद्देनजर जो है काकरापार में भी ऑलरेडी 2 चल रहे थे, 2 रिएक्टर चल रहे थे, और 2 को बढ़ाया गया, यानी कि ये यूनिट 1 और यूनिट 2 चल रहे थे, और यूनिट 3 और यूनिट 4 को लॉन्च किया गया है। एक यूनिट का जो पावर है, एक यूनिट 700 मेगावाट बिजली जो है उत्पन्न करने में एक रिएक्टर सक्षम है। तो 2 रिएक्टर को लगाया गया। अब ये स्थान कहाँ पे है काकरापार? तो आप जानते हैं कि मोदी जी का जो गृहनगर है गुजरात के ही तापी जिले में ये काकरापार जो है स्थित है। काकरापार को याद रखिएगा, काकरापार से बहुत सारे सवाल आते हैं। चलिए, तो गुजरात के तापी जिले में काकरापार जो है ये स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हाल ही में केरल के एक स्कूल में भारत का पहला एआई शिक्षक अनावरण किया गया। इसका नाम क्या रखा गया है? तो एआई शिक्षक यानी कि एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रही है, वैसे वैसे अध्ययन अध्यापन का तरीका भी बदल रहा है। जैसे प्राचीन काल में जो गुरुजी पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, वो सिर्फ सुना करके पढ़ाते थे और सुन करके ही याद रखना पड़ता था। फिर धीरे धीरे लिखने की पद्धति आई, फिर आधुनिक टाइम में ब्लैक बोर्ड आया, फिर व्हाइट बोर्ड आया, अब ये डिजिटल बोर्ड आया। अब जो है इसको और इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिंग बनाने के लिए जो है, अब जो है इसको और इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिंग बनाने के लिए
एआई शिक्षक को लॉन्च किया गया। एआई जैसे कि हम गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको पहले से पता है गूगल को कि इसका ये उत्तर देना है, इसका ये उत्तर देना है, तो उसके दिमाग में सारा चीज है। सेम उसी टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे ज्यादा ही डेवलप उन्नत एक रोबोट में डाला गया और उस रोबोट को लॉन्च कर दिया गया। अब तो है ह्यूमैनॉइड रोबोट बन चुका है जो काफी तरह से मानव से मिलता जुलता है। जैसे देखते हैं हम लोग इस टीचर को, जो पहली भारत की पहली एआई टीचर है, इसका नाम रखा गया है आइरिस, IRIS। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में इसको लॉन्च किया गया एक स्कूल में, ताकि जो है विद्यार्थियों को ये अच्छे से पढ़ा सके, अच्छे से इंटरेक्ट कर सके सबके साथ, पढ़ाई को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आइरिस। नेक्स्ट है भारत के आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला तो भारतीय नौसेना से संबंधित है, इसको बनाने का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने तैयार किया। यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने तैयार किया गया। तो आकाश तीर क्या है? देखिए, भारतीय वायुसेना का अलग अलग काफी मॉड्यूल्स है, जैसे रडार कोई डाटा को रीड कर रहा है, कोई अन्य जगह पे कुछ और भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो डाटा को रीड कर रहा है। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उसको एक अच्छे तरह से रिपोर्टिंग करने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का। मान लेते हैं किसी देश से दुश्मन का जहाज आ रहा है, एंटर कर रहा है, वैसे भारत की टेक्नोलॉजी काफी उन्नत हो चुकी है, लेकिन उसी को और ज्यादा एडवांस बनाया गया है इस आकाश तीर के माध्यम से। ये रडार वगैरह से ये डाटा ले करके, फाइटर ड्रोन इस सब से डाटा ले करके जो है इस डाटा को एकत्रित करेगा और इसको कंप्यूट करेगा कि क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और इसका रिएक्ट क्या करना चाहिए। मान लेते हैं कोई एयरक्राफ्ट जो है भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा है, तो हमारे अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको ऑटोमेटिक ऑन करे, उसको नष्ट करने पे काम पे लग जाए। ये सारे चीज को ऑटोमेट करने के लिए जो है इस वायु रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है, वो आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली। अभी इजराइल इतना चारों तरफ से दुश्मन के साथ घिरा हुआ है, फिर भी वो इतना सेफ क्यों है? तो उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है, और उसी तरह का डिफेंस सिस्टम भारत जो है बनाने की दिशा में निरंतर कारगर, निरंतर काम कर रहा है। ये तो पहला जो स्टेटमेंट इसका, ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो ये गलत है, ये वायुसेना में शामिल किया गया है। इस आकाश तीर नाम से ही स्पष्ट है, आकाश तीर। दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको तैयार किया है, इस रक्षा प्रणाली को। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा केवल 2 जो है इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने भारत मंडपम में ग्लोबल इंडिया आईआई समिट की मेजबानी की। भारत मंडपम किस स्थान में है? बिहार, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो ये दिल्ली में है। भारत मंडपम के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि हाल ही में जो है G20 मीटिंग हुई थी और पूरे दुनिया में जो है भारत के साख बढ़ी थी। तो भारत मंडपम को खास करके इसी तरह से के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के लिए बनाया गया है। भारत मंडपम याद रखिएगा, भारत मंडपम जो है ये एक तरह का कॉन्क्लेव जो है, कॉन्क्लेव के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वर्ष 2024 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के कितने साल हुए हैं? 50, 60, 70, 80। तो सबसे पहले तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि पहला जो परीक्षण हुआ था वो हुआ था 1974 में, मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है अब्दुल कलाम आजाद। ये पहले का नहीं, ये दूसरे परमाणु परीक्षण की तस्वीर है। पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो हुआ था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, और उसका जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। सेकेंड टाइम जो है परमाणु परीक्षण किया गया फिर से नाम मई 1998 में, मई 1998 में, और इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और सेकेंड टाइम जो है भारत एक परमाणु संपन्न शक्ति बन गया, और उस कंप्लीट प्रोजेक्ट के जो हीरो थे वो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी थे। इस सेकेंड वाले का जो है जो प्रोजेक्ट का कोड नेम था वो था ऑपरेशन शक्ति।
ऑपरेशन शक्ति। तो 1974 जो पहला जब परमाणु परीक्षण किया गया था, तब से 2024 तक अब तक हो चुके हैं 50 साल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 साल। तो आप समझ गए हैं पहला जो हुआ था उसका जो कोड नेम है वो है स्माइलिंग बुद्धा। आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, या ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थी, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। दूसरा बार जब परमाणु परीक्षण हुआ उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति, और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वे थे अटल बिहारी वाजपेयी, और अब्दुल कलाम जो है उस समय साइंटिस्ट थे, मेन परमाणु वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस कार्य को पूरी तरह से अंजाम दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विकसित दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर किस देश में स्थित है? तो सबसे शक्तिशाली लेजर जो है वर्तमान में रोमानिया में है, लेकिन इसे जो है ईएसए के सहयोग से रोमानिया के ही एक लैब में बनाया गया है, एक अनुसंधान केंद्र में बनाया गया है, एक अनुसंधान केंद्र में इसको बनाया गया है। और ये इसका जो रख रखाव है ये फ्रांस की थेल्स कंपनी के द्वारा किया जाता है। फ्रांस की थेल्स कंपनी है जो इस लेजर का रख रखाव कर रही है। रोमानिया की राजधानी जो है बुखारेस्ट है, और वहीं पे जो है इस लेजर को रखा गया। इस लेजर का जो मेन काम होगा वो रिसर्च में योगदान करना होगा, स्पेस में जो रिसर्च होगा उसमें योगदान करना होगा, रोमानिया का मेन काम। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये लेजर लाइट है जो रोमानिया के द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अप्रैल 2024 में मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए लक्ष्य वर्ष घोषित किया गया है। तो देखिए अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह जाते हैं, जब उस सैटेलाइट का कार्यकाल पूरा हो जाता है, जब वो अपने पथ से जो है विपथ हो जाते हैं, या बहुत सारे सैटेलाइट जो विफल हुए हैं उनका मलबा जो है अंतरिक्ष में ही फंसा रह जाता है। और इस दौरान पिछले 50-60 सालों में ये इसमें काफी तीव्र प्रगति हुई है। जितना कचरा आज धरती पे है, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में भी जो है काफी ज्यादा कचरा उस सैटेलाइट का कचरा हो चुका है, और उसको लाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है इतने कारगर भी नहीं है। तो ऐसे में हर देश अब ये योजना बना रहा है कि उसका जो अंतरिक्ष मिशन हो वो जो है मलबा मुक्त हो, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कचरा न बचे। और इसके लिए जो भारत के अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, उन्होंने जो है 2030 को जो है अपना एक लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है कि 2030 के बाद जो भी प्रोजेक्ट होगा वो मलबा मुक्त होगा, मतलब उसका जो भी कचरा होगा वो स्पेस में नहीं रहेगा। ये हमारे एस सोमनाथ है जो अभी इसरो के हेड है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड है एस सोमनाथ जी। चलिए, किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? हम लोग अभी 5G भी अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, और किस देश ने 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया है? तो ये लॉन्च करने वाला है ऑफ कोर्स जापान है। ये जापान टेक्नोलॉजी वगैरह में काफी आगे चलता रहता है। तो अब ये जो है 6G लॉन्च किया है, 5G से कंप्लीटली 20 गुना ज्यादा पावरफुल है, 20 गुना ज्यादा पावरफुल है, और ये 1 टेराबाइट पर सेकेंड डाटा ट्रांसफर करने में सक्षम है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? जब किस कंपनी ने ये 6G लॉन्च किया है? तो जापान की कंपनी ने जो है 6G G4 जनरेशन होता है। अभी मोदी जी के आने के बाद जो है ये जनरेशन गैप काफी कम हुआ है, नहीं तो विदेश में 4G लोग यूज करते थे और यहाँ भारत में 2G लोग यूज कर रहे हैं। आज कम से कम जापान 6G लॉन्च किया है और हम लोग 5G यूज करना शुरू कर चुके हैं। मे भी अगले साल तक भारत में भी इसको शुरू किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च किया है? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। 3D प्रिंटिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 3D प्रिंटिंग आज के टाइम में सबसे क्रांतिकारी प्रिंटिंग है। विदेशों में जो है इसे कई सारे होटल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। इसमें जैसे कि नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रिंटर में क्या होता है, इंक वगैरह डाला जाता है और वो पेपर पे उसी तरह से आउटपुट देता है, इंक को सप्लाई करता है। लेकिन जो 3D प्रिंटर होता है ये भी काफी अलग अलग टाइप के होते हैं। खिलौने वाला बनाने वाला भी 3D प्रिंटर एक अलग होता है, जिसमें रॉ मटेरियल प्लास्टिक डाला जाता है। तो जैसा आउटपुट चाहिए वैसा जो है उसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है।
तो जैसे घर बनाना है, 3D घर बनाना है, 3D प्रिंटेड घर बनाना है, तो उसमें भी रॉ मटेरियल के रूप में कंक्रीट वगैरह ये सारा डाला जाएगा और जो दीवार वगैरह जो है 3D प्रिंट होके ही निकलता है। तो ये रॉकेट इंजन को बनाने का काम किसने किया, और इससे भी काफी अच्छी बात है कि ये रॉकेट इंजन सक्सेसफुली हवा में गया और उसका जो भी काम था उसने किया। इस रॉकेट जो ये मिसाइल गया था, रॉकेट गया था, उसका नाम अग्निबाण है और इस कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ये अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की स्टार्टअप है, भारत की स्टार्टअप कंपनी है। ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है, भारत की स्टार्टअप कंपनी है। इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा में ही, इसका एक प्राइवेट लॉन्च पैड ही है। श्रीहरिकोटा में धनुष नाम से इसका एक प्राइवेट लॉन्च पैड है जहां से अग्निबाण को लॉन्च किया गया और ये सक्सेसफुली जो भी काम था इस रॉकेट का उसने ये सक्सेसफुली काम किया। तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को लॉन्च करने वाला दुनिया का एकमात्र जो है कंपनी है, ये है अग्निकुल। आज के टाइम में किस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च कर दिया है, तो ये अग्निकुल है। 2014 के बाद से जो है और ये काफी ज्यादा जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला है। अंतरिक्ष के द्वार जो है नए कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए खोल दिए गए हैं। जैसे अभी अमेरिका में जो सबसे ज्यादा एडवांस कंपनी चल रही है अंतरिक्ष के फील्ड में वो स्पेस एक्स है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये इलॉन मस्क की कंपनी है। उसी तरह से अग्निकुल कॉस्मोस भारत की एक स्टार्टअप है और इसी तरह से बहुत सारे कंपनीज हैं जो अभी अंतरिक्ष के फील्ड में जो है प्राइवेटली काम कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है ताकि टेक्नोलॉजी को जो है काफी सुगम बनाया जा सके। सिर्फ ये गवर्नमेंट के कुछ लोगों तक सीमित न रह करके बाहर के जो टैलेंटेड लोग हैं वो भी जो है अपना कौशल दिखा सके इस अंतरिक्ष के फील्ड में। तो आज जो है हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अंतरिक्ष का पार्ट 1 लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। इसका जो भी PDF है आप निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि BPSC 70वीं एग्जाम को लेकर के जितने भी आपके मटेरियल है वो सब आपको उपलब्ध कराया जा सके। आपको फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए।